बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 7 है। आज हम आपके लिए किताब पेश कर रहे हैं इजाजत। मुसन्निफ मुहियुद्दीन नवाब, आवाज नौशीन। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान की जानिब से पेश की जा रही है। दीगर किताबों और मालूमात के लिए आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 0300291960 पे मोहम्मद अजहर से। तो आइए सुनते हैं पार्ट 7। सफा नंबर 74। हवालदार ने कहा, ना बीबी ना, अब रोने और डरने की बात नहीं है। हम इस बदमाश को ऐसी सजा देंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा। हमारे साथ थाने चलो। कार के दोनों तरफ के दरवाजे खुल गए। हवालदार के साथ 2 सिपाही भी पिछली सीट पर बैठ गए। कामरान ने बेबसी से कहा, हवालदार साहब, आप गलत समझ रहे हैं, हम दोनों मियां बीवी हैं। सफा नंबर 75। मैं 30 बरस से हवालदार हूं। तुम मेरी आंखों में धूल झोंकना चाहते हो? इस लड़की के आंसू बता रहे हैं कि तुम इस पर जुल्म कर रहे हो, जबरदस्ती ले जा रहे हो। कामरान ने कहा, मुना प्लीज चुप हो जाओ, आंसू पोंछ लो, उन्हें बताओ कि हम पर क्या गुजर रही है। ये क्या बताएगी? जो कुछ बताना है वो थाने चल के बताओ, वहीं बयान दो, इससे पहले निजात नहीं मिल सकती। कामरान ने झुंझला कर गाड़ी स्टार्ट की। उफ। फिर एक झटके से आगे बढ़ते हुए बोला, बताओ किधर जाना है? एक सिपाही रहनुमाई करने लगा। वो उसके बताए हुए रास्ते पर गाड़ी दौड़ाता हुआ एक थाने के सामने पहुंचकर रुक गया। फिर वो गाड़ी से उतरा, दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर मुन्ना का हाथ थामकर बोला, आओ, हमारे नसीब में ये भी लिखा हुआ था, जल्दी से बयान देकर अपने मियां बीवी होने का सबूत पेश करें, इसके बाद यहां से चलेंगे। वो अंदर आए। सुबह के 4 बज रहे थे। ऐसे चौक कहीं महवे ख्वाब था। सब इंस्पेक्टर ड्यूटी पर था। उसने मामलात दरियाफ्त किए। फिर कहा, दोनों इधर खड़े हो जाओ, सच सच बताओ, कौन हो, कहां भागे जा रहे हो? जनाब, मेरी बहन का बच्चा गुम हो गया है, हम उसे तलाश करने निकले हैं, लेकिन ये तो नई नवेली दुल्हन लग रही है। बच्चे को तलाश करने के लिए किसी की दुल्हन को उठा लाए हो? जनाब, ये मेरी दुल्हन है, मेरी शरीके हयात है, आज ही हमारी शादी हुई है। हवालदार ने कहा, ये बकवास करता है। मैंने सड़क के किनारे इन्हें ऐसी हालत में देखा है कि आंखें गुनाहगार हो जाती हैं। सफा नंबर 76। सब इंस्पेक्टर ने डपट कर पूछा, क्या देखा है? ये उस औरत का हाथ जबरदस्ती पकड़ रहा था और ये बेचारी रो रही थी। सवाल पैदा होता है, अगर ये बीवी है तो क्यों रो रही थी? जनाब, मैं अपने घर का फोन नंबर बताता हूं, आप मालूम कर लें, पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ एक बच्चा गुम हुआ है और मैं उसकी तलाश में अपनी दुल्हन के साथ निकला हूं। पुलिस वाले हम हैं और तुम हमें तफ्तीश करने का तरीका सिखा रहे हो सकता है लड़की वालों से कोई खानदानी दुश्मनी हो, इसलिए तुम अपने घर वालों के साथ मिलकर उसे अगवा कर रहे हो। हम क्यों तुम्हारे घर फोन करके मालूमात हासिल करें? लड़की के घर फोन करके क्यों ना पूछ लें? आप लड़की वालों से भी पूछ सकते हैं। सब इंस्पेक्टर ने मूना से पूछा, तुम अपने घर का फोन नंबर बताओ। मूना ने आंसू पोंछते हुए कहा, हम मुजरिम नहीं हैं, ये मेरे शौहर हैं, मैं इनकी शरीके हयात हूं, आज ही हमारी शादी हुई है। मैं रो रही हूं तो अपनी तकदीर पर, मैं चुप हूं तो अपनी बेबसी पर। आज मेरे शर्माने और चुप रहने की रात थी। ये कैसा जुल्म है, ये कैसी बेहयाई है कि मैं थाने पहुंचकर बोल रही हूं। ओ बीबी,
ये थाना है, यहाँ आंसुओं का और दर्द भरे डायलॉग का कोई असर नहीं होता। जो सवाल किया जा रहा है उसका जवाब दो। तुम्हारे घर का फोन नंबर क्या है? मेरे घर में फोन नहीं है, पड़ोस में है, उसका नंबर नोट कीजिए। उसने नंबर बताया। सब इंस्पेक्टर रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा, फिर रिसीवर कान से लगाकर सुनने लगा। चंद लम्हों बाद उसने बेजार होकर कहा, वहां फोन की घंटी बज रही है लेकिन कोई फोन उठाने वाला नहीं है। हवालदार ने कहा, 4:45 हो रहे हैं, लोग इस वक्त अजान की आवाज पर नहीं उठते, फोन की घंटी पर क्या उठेंगे? सफा नंबर 77। कामरान ने आजिजी से कहा, जनाब मेरा कयाम लंदन में है, मैं 1 माह पहले आप आया था, कल सुबह चला जाऊंगा। मैंने आज तक यही देखा है कि जब तक किसी पर इल्जाम साबित ना हो उसे बैठने का मौका दिया जाता है। आप मुझे न सही कम से कम मेरी वाइफ को तो बैठने का मौका दे सकते हैं, उनको बैठने का कह सकते हैं। सब इंस्पेक्टर ने रिसीवर क्रैडल पर पटकते हुए कहा, तुम लंदन का रौब ना जताओ, यहाँ यूरोप और अमेरिका के बड़े बड़े स्मगलर और बर्दाफरोश आते हैं और हमारे सामने मुर्गा बनते हैं। शुक्र करो अभी तुम्हें मुर्गा नहीं बनाया है। तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या तक रहे हो? इन दोनों को जनाना और मर्दाना हवालात में बंद कर दो, वहां आराम से बैठेंगे। हवालदार और सिपाही दोनों को हवालात की तरफ ले जाने लगे। कामरान ने कहा, ये कैसा जुल्म है? ना हम लोगों की बात का यकीन किया जा रहा है, ना हमारे रिश्तेदारों को इत्तला दी जा रही है। आखिर किसी की गवाही के बगैर आप हमें कसूरवार किस तरह समझेंगे? हवालात के करीब पहुंचकर हवालदार ने आहिस्तगी से कहा, तुम बिल्कुल ही अनाड़ी हो। अगर साहब यहां से फोन करके तुम्हारे रिश्तेदारों को बुलाएंगे तो तुम्हारे रिश्तेदार फौरन पहुंच जाएंगे। इस तरह तुम्हारी जेब से 1 पैसा खर्च नहीं होगा। अगर हमारे सिपाही को आने जाने का किराया दोगे तो वो रिक्शा में जाएगा और टैक्सी में तुम्हारे रिश्तेदारों को ले आएगा। कामरान वाकई अनाड़ी था, उसे यहाँ के तौर तरीकों का इल्म नहीं था। उसने 100 रुपए का नोट निकालकर हवालदार की तरफ बढ़ाया। उसने एक नोट लेते हुए कहा, ये तो सिर्फ जाने का पेट्रोल है और आने का। कामरान ने जेब में हाथ डालकर 100 के 4 नोट निकाले, फिर उसकी हथेली पर रखते हुए कहा, खुदा के लिए जल्दी पीछा छुड़ाओ। समझ लो पीछा छूट गया, हम अभी तुम्हारे रिश्तेदारों को बुलाते हैं। वो उन्हें लेकर सब इंस्पेक्टर के पास पहुंचा, फिर कहा, सर ये तो बहुत ही शरीफ लोग हैं। सफा नंबर 78। पेट्रोल कुछ ज्यादा ही मिल गया है, आप इन साहब के घर का फोन नंबर पूछ लें। कामरान ने नंबर बताया। इंस्पेक्टर ने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। थोड़ी देर बाद ही राब्ता कायम हो गया। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या आप 294949 से बोल रहे हैं? जी हाँ, फरमाइए। क्या आपके यहाँ कोई बच्चा गुम हो गया है? जी हाँ, गुम हो गया था, अभी अभी मिल गया है। दरअसल एक खातून उसे अपना समझकर ले गई थी और अपना बच्चा हमारे यहाँ छोड़ गई थी। इंस्पेक्टर ने कहा, 1 मिनट होल्ड ऑन करें। उसने माउथ पीस पर हाथ रखकर कामरान से कहा, तुम कह रहे हो बच्चे को तलाश करने निकले और वहां बच्चा मिल गया है। कामरान ने इत्मीनान की गहरी सांस लेते हुए मूना को देखा, फिर कहा, खुदा का शुक्र है बच्चा मिल गया। इंस्पेक्टर प्लीज आप मेरे पापा को हमारे मुतालिक बताएं। इंस्पेक्टर ने रिसीवर पर कहा, हेलो मिस्टर, आपके साहबजादे यहाँ मौजूद हैं और उनके साथ एक नई दुल्हन भी है। दूसरी तरफ से कहा गया, जी हाँ, वो मेरा बेटा और बहू है, आज ही शादी हुई है, बेचारे बच्चे को तलाश करने निकले हैं। लेकिन आप कौन हैं? कहां से बोल रहे हैं? मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूं और थाने से बोल रहा हूं।
तुम्हारा बेटा और बहू मशकूक हालत में गिरफ्तार हुए हैं। जब तक आप यहाँ आकर चंद मौजिज़ हजरात की गवाही पेश नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये यहाँ से नहीं जाएंगे। वो चुप होकर दूसरी तरफ से बात सुनने लगा। फिर उसने रिसीवर को क्रैडल पर रखते हुए कहा, तुम्हारे घर वाले आ रहे हैं, यहाँ कुर्सियों पर बैठ जाओ। वो कुर्सियों पर बैठ गए। मूना ने खिड़की के पार देखा। सुबह की हल्की हल्की सी रोशनी हो रही थी। तारीकी से रोशनी की तरफ आओ तो खुशी होती है, लेकिन सुबह होते देखकर अचानक उसे रोना आ गया। सफा नंबर 79। वो फिर आंचल में मुंह छुपाकर हौले हौले सिसकने लगी। अपने आंसुओं को, अपनी आहों को, अपनी सिसकियों को जब्त करने की कोशिश करने लगी। सुहाग सलामत हो, उसके बावजूद सुहागन के अंदर मातम हो तो वो छुप नहीं सकता। देखने वालों के हसास दिलों को मुतासिर करता है। कामरान उसे देख रहा था, बड़े कर्ब से देख रहा था। उसकी आंखें खुश्क थीं, वीरान थीं, जैसे तमाम आंसू बुझ गए हों, जलने को महज दिल रह गया हो। जब घर वापस आए तो सुबह के 7 बज रहे थे। कामरान की रवानगी में सिर्फ 3 घंटे रह गए थे। घर में रिश्तेदारों की भीड़ लगी हुई थी। सब बेदार हो गए थे। कोई नाश्ता कर रहा था, कोई बच्चे की बाजियाबी पर उसकी मां को मुबारकबाद दे रहा था। वो दूल्हा दुल्हन उनके दरमियान से गुजरते हुए अपने बेडरूम में पहुंचे। जिस तरह डूबते को तिनके का सहारा होता है, इसी तरह बिछड़ने वालों के लिए 3 घंटे ही बहुत होते हैं। मशरिकी आदाब और हया कुछ और होते हैं। यहाँ इस कदर बेतकल्लुफी या बेहयाई नहीं होती कि नई दुल्हन अपने दूल्हा को लेकर तमाम लोगों की मौजूदगी में एक कमरे में जाकर बंद हो जाए। मूना जैसी शर्मीली लड़की ये गवारा नहीं कर सकती थी कि दिन के वक्त बंद कमरे में तमाशा बन जाए और बड़ी बूढ़ियों की तनकीद का निशाना बनती रहे। जब वो कमरे में पहुंची तो कामरान दरवाजा बंद करने लगा। वो खुश्क लहजे में बोली, रुक जाओ, दरवाजा बंद नहीं होगा। कामरान ने पलटकर पूछा, ये क्या कह रही हो? वक्त तेजी से गुजर रहा है, कुछ देर तो हम मिल बैठे। औरत इज्जत और आबरू से प्यार चाहती है। जब तक ये दरवाजा बंद रहेगा मैं शर्म से मरती रहूंगी। सफा नंबर 80। लेकिन दरवाजा खोलते ही औरतें नई दुल्हन को देखने चली आएंगी। देखने दो, अब तो तमाशा बनना ही रह गया है। क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैं अपने खुदा से और अपने मजाजी खुदा से कभी रूठ ही नहीं सकती। प्लीज दरवाजा खोल दो। उसके आगे बढ़कर बेदिली से उसने दरवाजा खोल दिया। उसने दुरुस्त कहा था। दरवाजा खुलते ही बूढ़ी औरतें और जवान लड़कियां दुल्हन को देखने के लिए अंदर आ गईं। कामरान की मम्मी और आपा ने कहा, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? सब बाहर जाएं, दूल्हा को कुछ तो बातें करने दें। कामरान ने चीख कर कहा, मम्मी बस कीजिए। जब मैंने मूना को हासिल करने की इल्तिजा की तो आप और पापा अपनी अना की दीवार खड़ी करते रहे। जब बात मानी तो सिर्फ 3 दिन रह गए, मगर 3 दिनों में भी रस्म और रिवाज की दीवारें खड़ी की गईं। ऐसी दीवारें जिनमें मूना तक पहुंचने के लिए कोई दरवाजा नहीं था। आज मैं इसे बहा कर लाया हूं तो हमारे साथ क्या हुआ? मेरी आपा ने अपने आंसुओं की दीवार खड़ी कर दी। हम अपनी सुहागरात सड़कों पर थाने में मना कर आए हैं। आप लोगों को तो जश्न मनाना चाहिए। उसने मूना की तरफ पलटकर कहा, कोई जरूरी तो नहीं है कि दुल्हन के रूप में तमाशा बनो। जाओ और लिबास तब्दील करो, हम अभी एयरपोर्ट जाएंगे। औरतें दुल्हन के कमरे से बाहर जा रही थी। दुल्हन अपना लिबास निकालकर बाथरूम की तरफ जाने लगी। मम्मी ने पूछा, बेटे क्या गुस्सा दिखा कर जाओगे? आपा ने पूछा, कुछ खाए पिए बगैर कैसे जाओगे? मैं नहीं जाने दूंगी। आप लोगों की मोहब्बत से पेट भर गया है, रह गया गुस्सा तो मैं किस पर दिखा सकता हूँ।
क्या फूलों भरी सेज को नोच डालूं या अपना मुंह नोच लूं? उसके पापा ने बेडरूम के दरवाजे पर आकर कहा, बेगम ये दुरुस्त कह रहा है। हम सब ने मिलकर अपने बेटे और बहू पर बड़े जुल्म किया है। उनके जाने में जो भी वक्त रह गया उस वक्त तक कोई उनके दरमियान ना रहे। सफा नंबर 81। ये जहां जाते हैं इन्हें जाने दिया जाए, हम यहीं से इन्हें रुखसत करेंगे। उसकी मम्मी और पापा ने मजीद बहस नहीं की, चुपचाप कमरे से चली गईं। थोड़ी देर बाद वो मूना के साथ कार में बैठा एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। वो दोनों तन्हा थे, शहर जाग रहा था। भरी पूरी शाहराहें उनके साथ चल रही थी। माँ बाप और रिश्तेदारों ने उन्हें तन्हाई का मौका दिया था, लेकिन तन्हाई उनके नसीब में नहीं थी। मूना ने एक सादा सी साड़ी पहन ली थी, बदन पर एक जेवर भी नहीं था, जुल्फें खुली हुई थी, बिल्कुल उजड़ी उजड़ी लग रही थी। हकीकतन कोई सुहागन कभी यूं ना उजड़ी होगी। वो विंड स्क्रीन के पार देखते हुए आहिस्तगी से बोली, कामी, तुम मुझे कितना चाहते हो? सवाल ना करो, आजमा कर देख लो। वो तो मैंने आजमा लिया। तुम अपने जिस्म का एक एक कतरा खून मेरे नाम पर बहा सकते हो। मैं सोचती हूँ, जब इतनी कुर्बानियां दे सकते हो तो क्या मेरी खातिर परदेश का काम छोड़कर अपने ही मुल्क में कोई रोजगार हासिल नहीं कर सकते? जरूर कर सकता हूँ, लेकिन ये तो सोचो, रोजगार की तलाश में ज्यादा से ज्यादा कमाने के लिए, अपना मुस्तकबिल शानदार बनाने के लिए लोग मुल्क से बाहर जाते हैं। मुल्क से बाहर जाने के कई मकासद होते हैं। एक तो ये कि हम अपनी सलाहियतों का वहां भरपूर मुजाहरा करें, दूसरा अपने मुल्क के लिए ज़र मुबादला कमाएं, तीसरे ये कि गैर मुमालिक में रहकर गैर सरकारी तौर पर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते रहें। वो आंसू भरे लहजे में बोली, मैं तन्हा रह जाऊंगी। कौन ऐसा संगदिल होगा जो दिलो जान से हासिल की हुई मोहब्बत को तन्हा छोड़कर जा सकेगा? मैं जा रहा हूं तो मेरा सीना अंदर से खाली हो रहा है। यूं लग रहा है जैसे मैं अपनी जात में अंदर से कुछ नहीं रहा। सफा नंबर 82। जो कुछ भी था उसे तुम्हारे सामने हार चुका हूं और नाकाम जुआरी की तरह वापस जा रहा हूं। क्या तुम वहां पहुंचते ही मुझे अपने पास बुला लोगे? मेरी पहली कोशिश यही होगी, तुम यहाँ अपना पासपोर्ट वगैरह तैयार रखना। मैं किसी दिन भी तुम्हारे लिए वहां से टिकट और वीजा वगैरह रवाना कर सकता हूँ। वो एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। वहां बातें करके वक्त गुजार रहे थे। वक्त क्या गुजरना था, वक्त उन्हें गुजार रहा था और बड़ी तेजी से गुजार रहा था। जब कोई ख्वाहिश पूरी ना हो तो उसे पूरा करने के लिए आदमी में बचकानापन पैदा हो जाता है। वो दिल ही दिल में दुआ मांग रही थी, आज कोई फ्लाइट यहाँ से ना जाए या किसी वजह से कामरान का टिकट कैंसिल हो जाए। कोई ऐसी वजह हो जाए कि वो कम से कम एक दिन के लिए रुक जाए। कामरान ने कहा, मेरा दिल नहीं चाहता तुम्हें छोड़कर जाऊं, मगर मैं जो मेहनत कर रहा हूं मुस्तकबिल बनाऊंगा और तुम्हारे लिए बनाऊंगा, अपनी होने वाली औलाद के लिए बनाऊंगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कमाने, ज्यादा से ज्यादा मुस्तकबिल को शानदार बनाने के लिए हमें बड़ी कुर्बानियां देनी होंगी। इससे बड़ी कुर्बानी क्या होगी कि हमने शादी की पहली रात कुर्बान कर दी। हमारी आइंदा मुलाकात तक जाने कितनी रातें और कितने दिन और कुर्बान होते रहेंगे। मुस्तकबिल संवारने का सवाल है, इसलिए चुप हूं, सब्र कर रही। वो सब्र का हौसला करती थी मगर बोलते बोलते रोने लगती थी। कामरान उसे तसल्लियां देते जा रहा था। आखिर उसके रुखसत होने का वक्त आ ही गया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। वो बड़े दुख से बोला, तुम्हारा हाथ छोड़ने को जी नहीं चाहता। मैं तुमसे वादा करता हूँ इस हाथ को दोबारा थामने के लिए वहां पहुंचते ही कोशिश करूंगा और तुम्हें जल्द से जल्द अपने पास बुलाऊंगा। वो रोती रही। कामरान उससे हाथ छुड़ाकर दूर जाने लगा।
وہ جا رہا تھا اور آنسوؤں میں دھندلا رہا تھا. وہ آنچل سے آنسو پوچھتی رہی تھی تو کچھ صاف دکھائی دینے لگتا تھا. پھر آنکھیں بند بھر جاتی تھی. منظر دھندلا جاتا تھا. اس نے دوسری تیسری بار آنسو پوچھتے ہوئے دیکھا. وہ طیارے تک پہنچ چکا تھا. وہاں سے پلٹ کر دیکھ رہا تھا. پھر اس نے الوداعی انداز میں ہاتھ ہلایا اور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. اب آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی. اس نے آنسو نہیں پوچھے. اب پہنچ کر کیا کرنا تھا؟ کسے دکھانا تھا؟ کسے دیکھنا تھا؟ منظر دھندلاتا رہے. اس کی تو اپنی زندگی، اپنے ارمان اور اپنے جذبے دھندلاتے جا رہے تھے. پھر وہ وقت آیا کہ طیارہ وہاں سے حرکت کرتا ہوا رن وے پر دوڑتا ہوا بلندی پر پرواز کرنے لگا. دور جانے لگا. حد نگاہ تک وہ اسے یوں تکتی رہی جیسے وہ پلٹ کر واپس آئے گا اور کہے گا، میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا. ہماری رفاقت اس لیے تو نہیں تھی کہ تمہیں چھوڑ کر پردیس چلا جاؤں. اس کے دل کی گہرائیوں سے ایک آہ نکلی. آہ. بے فیض رفاقت میں ثمر کس کے لیے تھا؟ جب دھوپ تھی قسمت تو شجر کس کے لیے تھا؟ پردیس میں سونا تھا تو چھت کس لیے ڈالی؟ باہر ہی نکلنا تھا تو گھر کس کے لیے تھا؟ صفحہ نمبر 84. وہ رائل ہسپتال کی سب سے اونچی منزل پر بیٹھا ڈاکٹر سے باتیں بھی کر رہا تھا اور وسیع و عریض کھڑکی کے باہر منظر بھی دیکھ رہا تھا. لندن کی فضا کہر آلود تھی. دور دریائے ٹیمز کہر میں دھندلا رہا تھا. ایک طرف البرٹ برج اور دوسری طرف چیلسی برج دکھائی دے رہے تھے. ڈاکٹر نے کہا، رضا مراد، تمہارا دماغ اور لندن کی فضا ایک جیسی ہے. تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے. دراصل تم فوگی مائنڈڈ ہو، یعنی تمہارے دماغ میں دھند چھائی رہتی ہے. یہ کہر یا دھند آخر کیا چیز ہے؟ اسے سمجھنے کی کوشش کرو. جس طرح لندن کے خوبصورت مناظر کو کہر چھپا لیتی ہے، یہ ضد ہے کہ خوبصورتی کو چھپا لے گی. اسی طرح تمہارا دماغ بہت سی حقیقتوں کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے. پھر کہر آلود دماغ کے ذریعے جو بات سمجھ میں آتی ہے تم اس پر عمل کرنے لگتے ہو. ڈاکٹر ہنٹر، اگر تم نفسیاتی اصطلاحات میں باتیں کرو گے تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. تم محض ڈاکٹر نہیں، میرے دوست بھی ہو، اس لیے دوستانہ انداز میں سیدھے سادے طریقے سے سمجھاؤ. بات کیا ہے؟ بات کچھ نہیں ہے، بس تم حقیقت سے گریز کرتے ہو. کوئی کچا خیال تمہارے دماغ میں آتا ہے، تم اس پر عمل کرتے ہو، کسی ٹھوس منصوبے کے تحت کام نہیں کرتے. واہ ڈاکٹر، میں لندن منی کیب ایجنسی کے نام سے اتنا بڑا کاروبار چلا رہا ہوں. کیا یہ میرا ٹھوس منصوبہ نہیں ہے؟ وہ کاروبار تمہارے بڑے بھائی نے شروع کیا تھا. بیچارہ اس دنیا میں نہیں. اس کا کاروبار ایک مخصوص ڈگر پر چل رہا ہے اور تم چلا رہے ہو. صفحہ نمبر 85. اس میں تمہاری مستقل مزاجی یا ٹھوس منصوبہ بندی کا دخل نہیں ہے. اگر تم نے کوئی مستقل ارادہ کیا ہو اور اس پر عمل کیا ہو تو بتاؤ. مجھے اور کون سا ارادہ کرنا ہے؟ اتنی عمر ہو گئی ہے، شادی تو کر سکتے ہو. شادی کا منصوبہ بنانا، ایک اچھی شریک حیات کا انتخاب کرنا اور اس کے ساتھ مستقل زندگی گزارنا ایک ٹھوس منصوبے کی دلیل ہے. ایسا تو سبھی کرتے ہیں. سبھی کامیاب زندگی، خاص طور پر ازدواجی زندگی نہیں گزارتے. ازدواجی زندگی کاروبار سے زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے. پہلے بیوی کے مزاج کو سمجھنا اور اپنا مزاج سمجھانا اور کامیابی سے زندگی گزارنا، اس کے بعد اولاد کا مستقبل سنوارنا. یہ باتیں ایسی ہیں کہ اس دوران میاں بیوی مختلف مراحل سے مختلف
आजमाइशों से गुजरते हैं। तुम बहुत जिद्दी हो, अगर एक बार शादी की जिद कर लो तो यकीनन करके रहोगे। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं औरतों से नफरत करता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, शादी नहीं कर सकता। डॉक्टर हंटर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा वो दोस्त कामरान भी तुम्हारे नक्शे कदम पर चल रहा था। उसने भी सोच रखा था कि शादी नहीं करेगा, और अब तुम ही कहते हो कि पाकिस्तान पहुंचते ही उसने शादी कर ली। हाँ, 2 घंटे बाद यहां पहुंच रहा है। मैं उसे लेने एयरपोर्ट जा रहा हूं। कमबख्त को खरी खरी सुनाऊंगा, उसने शादी करके मेरा नाम डुबो दिया है। इसमें नाम डुबोने की क्या बात है, उसने हकारत से कहा। औरत आखिर होती क्या है, चंद सिक्कों में हासिल हो जाती है। ओह नो नो, रजा मुराद औरतें ऐसी भी होती हैं जिनके आगे सिपाही हथियार डाल देते हैं। सफा नंबर 86। शहंशाह वक्त उनके कदमों में ताज रख देता है, फिर भी वो हासिल नहीं होती। तुमने लंदन में रहकर सिर्फ वीडी ट्रीटमेंट हासिल करने वाली लानती औरतों को देखा है। डॉक्टर, इसका मतलब यह हुआ कि मैं भी कामरान की तरह पाकिस्तान का एक चक्कर लगाऊं, वहां कोई औरत मुझे अपनी जुल्फों की जंजीर में जकड़ ले और मैं उसे ब्याह कर ले आऊं। अगर अपने मुल्क अपनी कौम की कोई औरत ब्याह कर ले आओ तो बेहतर है। अपने यहाँ की औरत जल्द ही मर्द को हम मिजाज बन जाती है, मर्द की हम मिजाज बन जाती है। रजा मुराद ने हंसते हुए कहा, मामला तो इमिग्रेशन का है, शादी करने के बाद यहाँ कैसे लाएं? मेरा मसला आसानी से हल हो सकता है, बशर्ते कि मैं कभी शादी करूं, जिसकी उम्मीद नहीं है। मसला तो कामरान का है, वो अपनी वाइफ को यहाँ कैसे लाएगा? उसे हरगिज इजाजत नहीं मिलेगी क्योंकि वो यहाँ का बाकायदा शहरी नहीं है। उसके लिए ये बड़ा प्रॉब्लम है। जब से वो किसी मूना के इश्क में गिरफ्तार हुआ है तब से दर्जनों खुतूत लिख चुका है। हर खत में एक ही बात कि मैं फौरन ही उसकी वाइफ के इमिग्रेशन के लिए कोशिश करूं ताकि वो शादी के फौरन बाद उसे यहाँ ले आए। अब तुम ही बताओ, मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ? क्या तुम कोई मदद कर सकते हो? अगर बरतानिया का कानून किसी की सिफारिश से तब्दील हो सकता तो मैं बड़ी बड़ी सिफारिशें हासिल कर सकता था। हमारी दुनिया में कोई बात नामुमकिन नहीं है। कामरान का बच्चा यहाँ आएगा तो दिन रात मेरा दिमाग खाता रहेगा। प्लीज कुछ कर नहीं सकते तो कोई अच्छा सा मशवरा ही दे दो। मेरा मशवरा है किसी वकील की खिदमत हासिल करो। दुनिया के तमाम वकील जो कानून का एहतराम करते हैं और उसका तहफ्फुज करते हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो कानून की कमजोरियां तलाश करते हैं और कभी कभी उसमें कामयाब हो जाते हैं, उसे उलट पुलट कर अपने मिजाज और मुफाद के मुताबिक बदल देते हैं। शायद कोई वकील तुम्हारे लिए ऐसा कर सके। सफा नंबर 87। मैं भी किसी वकील के मुतालिक सोच रहा था, तुमने भी यही मशवरा दिया है। हम इस पर जरूर अमल करेंगे। बाय द वे, मेरे इलाज के मुतालिक बताओ, ये नई बीमारी कैसे शुरू हो गई? पहले मेरे हलक में जलन नहीं होती थी। ये कोई नई बात नहीं है, तुम्हें कोई ना कोई नई बीमारी लाहक होती रहती है। तुम धुंध में गिरफ्तार रहते हो, इसलिए अपने आप पर शुबा करते हो कि सेहतमंद नहीं हो। जब खुद पर एतमाद ना रहे तो आदमी नफ्सियाती तौर पर बीमार हो जाता है। बहरहाल मैंने जो गोलियां लिख कर दी हैं उन्हें खाने के बाद चबाया करो, बीमारी दूर हो जाएगी। मैं जानता हूं महीने 2 महीने बाद तुम कोई नई बीमारी लेकर आओगे, इसलिए अब यहां से जाओ। भगाने की जरूरत नहीं है, फ्लाइट का वक्त हो रहा है, मैं खुद ही जा रहा हूं। अच्छा, फिर मिलेंगे। उसने मुसाफिहा किया, फिर उस कमरे से चला गया। उसके जाते ही डॉक्टर ने अपने असिस्टेंट को बुलाया, फिर कहा, रजा मुराद की फाइल ले आओ। फाइल पेश की गई, उसने खोल कर उसे पढ़ना शुरू किया।
آج سے 2 برس پہلے رضا مراد بالکل نارمل تھا. پارٹ 7 یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. کتاب اجازت کا بقیہ حصہ پارٹ 8 پر سماعت فرمائیے. شکریہ.